डॉक्टर राकेश पाठक, क्या लगता नहीं है कि देश एक अजीब से मोड में चल रहा है? कोई गीतकार गीत लिख रहा है, कविता लिख रहा है तो एफआईआर हो जा रही है। कोई गुजरात की रिपोर्ट दिखा दे रहा है तो इनकम टैक्स के छापे पड़ जा रहे हैं। कोई बोल दे रहा है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं डॉक्टर अनिल जैन की बात से 100% सहमत हूं कि किसी भी नेता के पिता पे या किसी भी नेता के चरित्र का हनन नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के पिता का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि जब बीजेपी के एक बड़े नेता ने सोनिया गांधी को मोनिका लेविंस्की तक कह दिया था, आज भी नेहरू को जितनी गाली आईटी सेल के हेड से लेकर सब लोग देते हैं, उसका कोई कोई दूसरा प्रत्युत्तर ही नहीं है। राहुल गांधी के सरनेम को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद कमेंट किया, मैं सरनेम शर्मा लिखूं, पाठक लिखूं, द्विवेदी लिखूं, श्रीवास्तव लिखूं, इससे किसी को क्या मतलब? प्रधानमंत्री तो इतने बड़े हैं, उनका कद इतना बड़ा है, उनकी ब्रांडिंग इतनी बड़ी है। एक नेता को, जो विपक्ष का बड़ा नेता है, उसको आप सरनेम को लेकर अगर आप उससे कमेंट कर रहे हैं तो ये भी तो शोभा नहीं देता। तो बातें, मर्यादा दोनों तरफ से भंग हो रही है। लेकिन मर्यादा के भंग होने पे पुलिस लगा दी जाए, असम इतना एक्टिव हो जाए, जहाज पे, जो मैंने पूछा पहले सवाल, जहाज पे चढ़ने से रोक दिया जाए, इस पूरे ड्रामे से के पीछे कहानी क्या है? संजय जी, आपने देश के वर्तमान हालात की बात कही है। जो परिदृश्य है, जो मंजर है, उसे अगर मैं दुष्यंत कुमार को याद करते हुए उनके शब्दों में कहूं तो कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमसे, वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। अब कायदे कानून की बात वे लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, मर्यादा की बात वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय समाज में, राजनीति में मर्यादा भंग करने की कोई सीमा बाकी नहीं छोड़ी। आपने एक उदाहरण दिया, मैं नाम लेकर पूरी विनम्रता से आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, और मेरे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अभी समीर आत्मज जी ने कहा कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है माननीय नरेंद्र मोदी के बयानों से। मैं सबसे पहले पवन खेड़ा के इस बयान से अपनी गहरी असहमति दर्ज कराता हूं। जो अनिल जी ने कहा कि किसी भी राजनेता या सार्वजनिक जीवन के किसी भी व्यक्ति, वो फिल्मकार हो, अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, पत्रकार हो, राजनेता हो, उसके माता या पिता किसी के भी नाम को बिगाड़ने का और इरादतन बिगाड़ने का कोई भी प्रयास निंदनीय है। मैं पवन खेड़ा की इस कोशिश से पूरी तरह ना इत्तेफाकी अपनी दर्ज कराता हूं। ये ठीक है कि उन्होंने सेकंड के 10वें हिस्से में सॉरी बोलकर सही नाम ले दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो कभी भी सॉरी नहीं बोला। जिस दिन उन्होंने सन 2030 में हमारे देश के राष्ट्रपिता का नाम गलत लिया, उन्होंने सॉरी नहीं बोला। उन्होंने मोहनलाल करमचंद गांधी कहा था। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने श्रीमती सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा, जर्सी गाय कहा, उन्होंने सॉरी नहीं बोला। वे भी किसी की मां हैं, वे 2 बच्चों की मां हैं, किसी की पत्नी हैं, एक शहीद प्रधानमंत्री की विधवा हैं। नरेंद्र मोदी ने स्लिप ऑफ टंग कहकर माफी नहीं मांगी। अगले, मैं ये मानता हूं कि भाषण देने के क्रम में, उच्चारण में कैसी भी कोई भूल हो सकती है, उसे अगर तुरंत संभाल लिया जाए तो ये मान सकते हैं कि वो गैर इरादतन था। फिर भी जैसा कि अनिल जी ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि पवन खेड़ा की कुटिल मुस्कान काफी कुछ बयान कर रही थी कि वे सोच समझकर पब्लिक डोमेन में एक शब्द फेंकना चाहते हैं जो आगे चलकर लोग जीवन में लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। इसलिए उन्होंने गौतम अडानी के नाम को, गौतम शब्द को नरेंद्र मोदी के पिता के नाम के साथ जोड़ने की कोशिश की। और ये बात सही है कि आज पवन खेड़ा की हिरासत और बाद में जमानत पर छूटने, जैसा कि आप बता रहे हैं, इन 4-5 घंटों में लोगों ने बेहिसाब वो शब्द लिख दिया जो पवन खेड़ा ने सेकंड के 10वें हिस्से में बोलकर, सॉरी कहकर करेक्ट कर लिया था।
लेकिन पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद, हिरासत के बाद, हजारों लाखों फेसबुक ट्विटर अकाउंट्स में आप वो शब्द यथावत देख सकते हैं। तो अब दरअसल में ये बूमरैंग हो गया है संजय जी। हमने वो मोगली वाला सीरियल देखा ना, मोगली के हाथ में एक बूमरैंग था, वो फेंक कर मारता था और लक्ष्य को आहत करने के बाद वो बूमरैंग लौटकर मोगली के हाथ में आ जाता था। मैंने कई साल पहले जब ये बूमरैंग होना शुरू हुआ बीजेपी और संघ के साथ, तब लिखा था कि ये बूमरैंग है और आप मोगली नहीं है, ये आपके सीने में आकर लगेगा। तो नफरत और झूठ, अमर्यादा का जो बूमरैंग भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक विपक्षियों पर फेंका था, वो वापस आ रहा है। और चूंकि आप मोगली नहीं है, इसलिए आप उसे हाथ में नहीं थाम पा रहे हैं, वो आपके सीने पर लग रहा है। मैं इस बात को मानता हूं कि कम से कम देश के प्रधानमंत्री से हम वैसी भाषा, वैसे विमर्श की उम्मीद नहीं करते जैसी वे अब तक इतने सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पवन खेड़ा किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी हैं। इसके बावजूद मैं उनकी निंदा कर रहा हूं इस बयान के लिए। लेकिन देश का प्रधानमंत्री तो देश का मुखिया है, पूरे देश का अभिभावक है, वे हमारे गार्डियन हैं। वे अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को, एक महिला को ऐसे ऐसे विशेषणों से अगर संबोधित करेंगे, तो उन्हें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आने वाला समय नाम का जो न्यायाधीश है, वो जिस दिन इंसाफ करेगा तो उन्हें भी ऐसे शब्दों को सुनना पड़ेगा। राकेश जी, जी 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की, माफ कीजिए, आप 48 करोड़ घटा के बात कर रहे हैं। एक 48 करोड़ की गर्लफ्रेंड एक ऐसी महिला के लिए जो दुनिया में नहीं थी जिस वक्त उन्होंने कहा था, तब वे दिवंगत हो चुकी थी, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बहुत लंबी फहरिस्त है। अभी शायद धनंजय भाई ने कहा कि और नेताओं के अगर बयानों की, समीर अहमद जी ने कहा कि अगर हम उसकी चर्चा शुरू करेंगे तो 1 घंटा तो इन बयानों पर ही निकल जाएगा कि किस किस ने क्या क्या कहा। अब आपके इस विमर्श में 2 विषय और हैं। एक तो असम, कि असम ही क्यों? तो असम शायद संजय जी इसलिए कि असम को केंद्र में बैठे लोगों ने, केंद्रीय सत्ता में बैठे लोगों ने एक टॉर्चर कैंप के रूप में विकसित कर दिया है। वहां विधिवत डिटेंशन कैंप बने हुए हैं। अनिल जी, आपको याद होगा CNRC का जब आंदोलन चल रहा था, बाकायदा में तस्वीरें सामने आई थी। यद्यपि गृह मंत्री ने संसद में इनकार किया था कि इस तरह के कोई कैंप, कोई निर्माण कार्य हुए, उसके बाद उनकी तस्वीरें आ गई थी। मेरे फेसबुक पर मौजूद है आज भी वो पूरी एक पोस्ट कि हाँ, असम में बन गए डिटेंशन कैंप। तो जैसे हिटलर के दौर में कंसंट्रेशन कैंप बनाए जाते थे, ऐसे ही असम को खासतौर से चुना गया है कि हिमंता बिस्व शर्मा एक खास तरह के नेता हैं, जैसा कि बीजेपी को चाहिए, जैसा कि मोदी शाह की राजनीति को चाहिए। इसलिए मध्य प्रदेश को क्यों नहीं चुना उन्होंने इसके लिए, या डिटेंशन कैंप क्यों नहीं बनाए? बीजेपी की सरकारें तो 10 राज्यों में है, लेकिन असम को उन्होंने इसके लिए माकूल पाया और हिमंता बिस्व शर्मा को एकदम सुपात्र पाया। राहुल गांधी ने पात्रता का निर्णय करते समय अपने पिद्दी और इनके बीच में बिस्किट खिलाने में जो भी निर्णय लिया हो, राहुल गांधी जाने। लेकिन हिमंता बिस्व शर्मा अपने कार्यव्यवहार से लगातार ये साबित करते हैं कि राहुल गांधी का उस दिन बिस्किट न खिलाने का निर्णय शायद उचित था। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर मैं उसका उत्तर दे दूं, अगले विषय पे आता हूं। लेकिन राकेश जी, एक बहादुर आदमी तो है असम के मुख्यमंत्री। एक दिन पहले वो शाहरुख खान की पिक्चर ना चलने की बात करते हैं और फिर 24 घंटे बाद रात के 2 बजे डर के मारे शाहरुख खान का फोन उठाते हैं और फिर कहते हैं कोई समस्या नहीं है। सुबह ट्वीट करके बताते हैं कि रात के 2 बजे शाहरुख खान का फोन आया। 2 बजे शाहरुख खान के फोन पे मुख्यमंत्री उठा के फोन रिसीव कर रहा है। इतना कमजोर मुख्यमंत्री। जी संजय जी, उन्होंने शाहरुख खान के 2:30 के फोन का जो जिक्र किया, लेकिन उससे कुछ मिनट पहले 7 लोग कल्याण से जो फोन गया होगा उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। फोन गया होगा कि भाई ये फिल्म चलने देना है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में हमारे मध्य प्रदेश के हमारे मित्र डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं, उन्हें लक्ष्य करके स्पष्ट कहा था कि एक मंत्री जी हैं, फिल्मों को लेकर बहुत बयान देते हैं, दिन भर टीवी पर चलते हैं, ऐसा सोचते हैं वे नेता बन रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री ने उस दिन बता दिया था कि शाहरुख खान हमारा आपला मानुस है, हमारा आदमी है, फिल्म चलने देना है। वो मैं एक खुलासा और कर दूं। दुबई के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे कहानी बताई
उन्होंने कहानी बताई कि शाहरुख खान दुबई के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बिल्कुल। दुबई के जो शेख हैं, जो मालिक हैं, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और दुबई में बहुत सारा पैसा लगा है, हजारों करोड़ रुपया। उन्होंने फ़ोन किया और कहा प्रधानमंत्री को, जैसा उस दुबई के मेरे दोस्त ने बताया, कि शाहरुख हमारा दोस्त है और इसके संग कुछ होगा तो ये ठीक नहीं रहेगा हमारे रिश्तों में। और सीन 1 घंटे के अंदर ही बदल गया। खुद प्रधानमंत्री जी ने नरोत्तम मिश्रा जी की बैंड बजा दी। तो दुबई के दो बार फोन आया राकेश जी। एक बार खाड़ी देशों का फोन आया था, खाड़ी देशों की नाराजगी का मैसेज आया था, नुपुर शर्मा के मामले में बीजेपी उल्टी हो गई थी, मैं वही जोड़ने वाला था। दूसरा फोन आया यूएस से, शाहरुख खान, तस्वीर बदल गई, रात के 2:30 बजे फोन रिसीव किए जाने लगे। तो क्या ये इंतजार कर रहे थे सब चीजों का असम के मुख्यमंत्री? जी जी, विषयांतर हो जाएगा, लेकिन संक्षेप में हम इस बात को मान लें कि अरब देशों का जो दबाव है उसके सामने ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री टिक पाते हैं, ना सरकार टिक पाती है। कतर एक बित्ते भर का देश है, हमारे मध्य प्रदेश के एक जिले के बराबर का, 26 लाख आबादी है शायद उसकी। 4 लाख, 4.5 लाख। जी सर, जी सर, जी हाँ जी, 4.5 लाख आबादी है कतर की, और उसको लिखित में हमारा विदेश, जी हाँ जी, उसको लिखित में हमारा विदेश मंत्रालय, हमारा राजदूत लिख के माफी मांगता है और लिखता है कि हम सेक्युलर देश हैं। जो सेक्युलर शब्द भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में अपशब्द है, गाली है। नरेंद्र मोदी की सरकार कतर जैसे देश के सामने घुटनों के बल बैठकर कहती है कि हम माफी चाहते हैं, नुपुर शर्मा के से हम सहमत नहीं है और हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। खैर, विषय पर लौटते हैं। आपने जो एक लक्ष्मण की बात कही थी, कार्टूनिस्ट की, निजाम बदल गया है संजय जी। एक और कार्टूनिस्ट थे हमारे युग के, बहुत बड़े कार्टूनिस्ट, हमारे युग के नहीं, हमसे पहले वाले, नेहरू युग के, शंकर। उन्होंने एक कार्टून में प्रधानमंत्री को गधे जैसा रेखांकित किया, जो उसमें जो भी टेक्स्ट था वो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को गधे के रूप में निरूपित कर रहा था। प्रधानमंत्री आवास से शंकर के पास फोन गया, पंडित नेहरू ने उनसे बात की, उनसे कहा, शंकर, क्या तुम आज एक गधे के साथ चाय पीना पसंद करोगे? अगर हाँ तो प्रधानमंत्री निवास आ जाओ। ये बड़प्पन था राजनेताओं का। लेकिन आज की तारीख में आपके राज्य में एक लोक गायिका नेहा राठौर काबा नहीं कह सकती, यूपी में काबा नहीं कह सकती, उसके घर जाकर पुलिस नोटिस थमा देती है। पवन खेड़ा को, कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी को, हवाई जहाज से उतार लिया जाता है। असल में हम एक अघोषित आपातकाल के दौर में हैं। इससे बेहतर हो, संविधान में आपातकाल के लिए पर्याप्त प्रावधान है। नरेंद्र मोदी जी विधिवत एक दिन 8 बजे अपने प्रिय समय पर आकर देश में औपचारिक आपातकाल की घोषणा कर दें, हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं होगी। और आप यकीन मानिए संजय जी, मैं आप पांचों विद्वत जनों के सामने कहना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी शाम 8 बजे किसी भी दिन देश में आपातकाल ही नहीं, घोषित तानाशाही का ऐलान कर देंगे, तब भी उनके अंधभक्त, उनके समर्थक उसका ताली थाली बजाकर अपने छज्जों पर खड़े होकर स्वागत करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी हमारे सारे नागरिक अधिकारों को स्थगित कर देंगे, तब भी उनके समर्थक इसका स्वागत करेंगे। ये भरोसा ही नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को कुछ भी कर गुजरने के लिए प्रेरित करता है, हौसला देता है कि वे तमाम संवैधानिक संस्थाओं को, तमाम संवैधानिक मान मर्यादाओं को और सामाजिक मान मर्यादाओं को, स्त्री अस्मिता को जितना दमित कर सकें उतना वे करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि वे जो कुछ कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के नाम पर, देश के तमाम सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। और आज भी यही सोचकर एक छोटे से मामले पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। नफा नुकसान की बात मैं अभी नहीं करूंगा, ये बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि राजनीति में नफा नुकसान सिर्फ चुनावी तराजू पर होता है। लेकिन जन सामान्य में अगर आप देखेंगे तो इस कार्रवाई की प्रतिक्रिया कोई बहुत अच्छी नहीं हुई। फिर भी नरेंद्र मोदी जानते हैं वे कुछ भी करते रहें, जनता वोट उन्हीं को देने वाली है। जी संजय जी।